6 अगस्त 2005 बर्मिंघम का एजबेस्टन मैदान। एसेस का दूसरा टेस्ट मैच हो रहा था। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 282 रनों का टारगेट रखा था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की और जस्टिन लैंगर और मैथ्यू एडन ने मिलकर 12 ओवर में ही 47 रनों की पार्टनरशिप कर दी। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से इस मैच को जीत लेगा। इंग्लैंड को पहला विकेट चाहिए था। तभी एंड्रू फ्लिंटॉफ बॉलिंग के लिए आए और आते ही उन्होंने दूसरी ही गेंद पर लैंगर का ऑफ स्टंप उड़ा दिया। अब रिकी पॉन्टिंग क्रीज पे थे। रिकी पॉन्टिंग के आते ही फ्लिंटॉफ ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, लेकिन पॉन्टिंग बच गए। अगली गेंद पॉन्टिंग के बल्ले का एज लेकर पीछे की तरफ चली गई। हालांकि वो गेंद जो है फील्डर से पहले ही टप्पा खा चुकी थी। फिर एक और बार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, इस बार भी पॉन्टिंग बच गए। छठी गेंद जो थी ओवर की, उसको पॉन्टिंग ने जाने दिया विकेट कीपर के पास, लेकिन अंपायर ने उस बॉल को नो बॉल करार दिया। अब एक और गेंद बची हुई थी। फ्लिंटॉफ ने आखिरी बॉल डाली, जिस पर पॉन्टिंग ने बल्ला लगाया। गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। पॉन्टिंग बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एजबेस्टन गूंज उठा। अब सवाल यह है कि कैसे एक ऐसा लड़का जिसे कभी अपनी फिटनेस के लिए आलोचना झेलनी हुई थी, वो इंग्लैंड के सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको एंड्रू फ्लिंटॉफ का पूरा किस्सा सुनाने जा रहे हैं। फ्लिंटॉफ का जन्म 6 दिसंबर 1977 को प्रेस्टन में हुआ। क्रिकेट उनके बचपन से ही जिंदगी का हिस्सा रहा था। वो अपने पिता कॉलिन और भाई क्रिस के साथ प्रेस्टन में लीग क्रिकेट खेलते थे। यहीं से क्रिकेट को लेकर उनके अंदर एक अलग तरीके का जुनून पैदा हुआ। उन्हें हर तरीके की राइवलरी पसंद थी। मैदान पर विरोधी प्लेयर्स से मजाक करना भी उनकी आदत थी, यानी कि जिसे क्रिकेट की भाषा में स्लेजिंग कही जाती है। लेकिन इस मस्ती के पीछे जीतने की जबरदस्त भूख थी। 1995 में फ्लिंटॉफ ने लंकाशायर के लिए डेब्यू किया। अगले 2 साल वो इंग्लैंड अंडर 19 टीम के साथ रहे और उन्होंने टीम की कप्तानी भी की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अंडर 19 क्रिकेट खेला। 1998 में ट्रेंट ब्रिज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें टेस्ट मैच में डेब्यू का मौका मिला। अगले साल शारजाह में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वनडे डेब्यू किया और पहले ही मैच में उन्होंने 50 रन बनाए। शुरुआत से ही साफ था कि उनके अंदर सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, बल्कि दोनों की क्षमता है, यानी कि वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आते ही फ्लिंटॉफ को अपनी फिटनेस की समस्या का सामना करना हुआ। उनका शरीर मजबूत था, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस को उस लेवल तक लेके जाना था जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट होती है। 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में मैन ऑफ द मैच बनने के बाद उन्होंने खुद पर तंज कसते हुए कहा था, नॉट बैड फॉर अ फैट लैड। मजाक में कही गई ये बात बाद में उनके लिए एक तरीके की चुनौती बन गई। फ्लिंटॉफ ने खुद को बदलना शुरू किया। चोट और सर्जरी के बाद उनकी फिटनेस ट्रेनिंग काफ़ी कठिन हुई। भागना, तैरना, रिहैब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उनका टारगेट सिर्फ वजन कम करना नहीं था, उन्हें अपने शरीर को तेज गेंदबाजी और लगातार क्रिकेट खेलने के लायक बनाना था। धीरे धीरे उनकी मेहनत का असर भी दिखने लगा। साल 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में फ्लिंटॉफ ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने 163 गेंदों पर 137 रन बनाए और ग्राहम थोर्प के साथ मिलकर 281 रनों की पार्टनरशिप की। अगले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में उन्होंने इंग्लैंड की जमीन पर अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने कुल 142 रन बनाए उस मैच में। अब वो सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रह गए थे, उनके बल्ले में मैच बदलने की क्षमता दिखाई देने लगी थी। साल 2004 में फ्लिंटॉफ ने अपने करियर का सबसे अहम मोड़ देखा। वेस्टइंडीज के खिलाफ बारबाडोस टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए। फिर एंटीगा में नाबाद 102 रन बनाए और फिर इसके बाद एजबेस्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 167 रनों की शानदार पारी खेली। उसी साल उन्हें विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में जगह मिली और आईसीसी ने उन्हें वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना। अब फ्लिंटॉफ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे। वो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते थे, पुरानी गेंद से भी असर डाल सकते थे। बल्लेबाजी में आप उनको कहीं भी भेज दें, यानी कि ऊपर भेजें तो तेजी से रन बना सकते थे और ज़रूरत होने पर निचले क्रम में टीम को संभाल सकते थे। जनवरी 2004 से लेकर जून 2006 के बीच का दौर उनके करियर का सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है। इस दौरान उन्होंने 33 टेस्ट मैच खेले। बल्ले से उन्होंने 1000 से ज़्यादा रन बनाए, लेकिन गेंद से उन्होंने कमाल कर दिया। उनके नाम इस दौरान 134 विकेट रहे।
इस अवधि में वो टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल थे। फिर साल 2005 की एसेज आई। इंग्लैंड के सामने ऑस्ट्रेलिया थी, वही ऑस्ट्रेलिया जो लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट की सबसे ताकतवर टीमों में शामिल थी। इंग्लैंड के लिए इस सीरीज को जीतना सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया के लंबे दबदबे को चुनौती देने का बेहतरीन मौका था। एजबेस्टन टेस्ट में फ्लिंटॉफ ने बल्ले से भी अपना काम किया। पहली पारी में उन्होंने 68 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड जब मुश्किल में था, यानी कि टीम के 95 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे, तब फ्लिंटॉफ बैटिंग करने आए और उन्होंने 73 रनों की आक्रामक पारी खेली और इंग्लैंड ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के सामने 282 रनों का टारगेट रखा था। इसके बाद गेंदबाजी की बारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा कि पहले बताया मैंने, कि तेज शुरुआत की थी। लैंगर और हेडन ने 47 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी। फ्लिंटॉफ ने आते ही लैंगर को दूसरी गेंद पे बोल्ड किया। उसके बाद पॉन्टिंग को उन्होंने लगातार परेशान करने के बाद उसी ओवर में आउट कर दिया। उस ओवर को वन ऑफ द बेस्ट ओवर माना जाता है एसेज हिस्ट्री का। उस टेस्ट में फ्लिंटॉफ ने कुल 7 विकेट लिए। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबला सिर्फ 2 रनों से जीता था। पहली पारी में फ्लिंटॉफ ने 5 छक्के लगाए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 4 छक्के लगाए थे। यानी कि टेस्ट मैच में भी वो जो है अटैकिंग बैटिंग किया करते थे और उस मैच में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अपना असर दिखा दिया था। लेकिन एसेज अभी बाकी था। ट्रेंट ब्रिज में फ्लिंटॉफ ने अपना पहला एसेज शतक लगाया। उन्होंने 102 रन बनाए और गेंदबाजी में 3 विकेट भी लिए। इंग्लैंड ने वो टेस्ट मैच 5 विकेट से जीता। फिर द ओवल में फ्लिंटॉफ ने गेंदबाजी में 5 विकेट लिए। सीरीज खत्म हुई तो इंग्लैंड ने एसेज 2-1 से अपने नाम कर ली और फ्लिंटॉफ को उस दौरान प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उस सीरीज में फ्लिंटॉफ ने 402 रन बनाए और साथ ही साथ 24 विकेट लिए। ये एसेज इतिहास के सबसे बेहतरीन इंडिविजुअल प्रदर्शन में से एक है। वो इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो थे। इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी क्रिकेट से बाहर भी काफ़ी तेजी से बढ़ने लगी। साल 2005 में उन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया। साल 2006 में फ्लिंटॉफ को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित MBE अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन फ्लिंटॉफ की कहानी सिर्फ कामयाबी की कहानी नहीं थी। साल 2007 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले फ्लिंटॉफ एक रात टीम के कुछ प्लेयर्स के साथ घूमने निकल गए। वो नशे में थे और बाद में उन्हें पानी में गिरने से बचाने के लिए रेस्क्यू तो करना हुआ। इस घटना के बाद इंग्लैंड ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया और उनकी उपकप्तानी भी छीन ली गई। इसके बाद कई बार वो इंजर्ड होते रहे। उनके टखने की सर्जरी हुई। एक ऐसा दौर भी आया जब उनका क्रिकेट करियर बार बार रुकने लगा कि ये करियर जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। फिर उन्होंने वापसी की। साल 2008 में फ्लिंटॉफ इंग्लैंड की टीम में वापस लौटे। साल 2009 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सेंट लूसिया वनडे में उन्होंने हैट्रिक ली। मैच में उनके आंकड़े रहे 19 रन देकर 5 विकेट। इसके बाद लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर एक और यादगार प्रदर्शन किया। लेकिन शरीर अब उनका पहले जैसा नहीं रहा था। फ्लिंटॉफ ने फैसला किया कि साल 2009 की एसेज उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज होगी और आखिरी टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ था, क्योंकि वो एसेज में खेल रहे थे। द ओवल में खेले गए उस मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 197 रनों से हरा दिया और एसेज अपने नाम कर ली। फ्लिंटॉफ के लिए इससे बेहतर फेयरवेल शायद नहीं हो सकती थी। उन्होंने इसी मैच में रिकी पॉन्टिंग को रन आउट किया था। जिस पॉन्टिंग को 4 साल पहले एजबेस्टन में उन्होंने उस यादगार ओवर में आउट किया था, उसी पॉन्टिंग का रन आउट उनके टेस्ट करियर की आखिरी मैच की तस्वीरों में शामिल हो गया। फ्लिंटॉफ ने कुल 79 टेस्ट मैच खेले। उनके नाम 3845 रन और 226 विकेट रहे। लेकिन सिर्फ आंकड़ों से उनके करियर को समझना काफ़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद खास रहा। उन्होंने 15 टेस्ट मैच में 906 रन बनाए और साथ ही साथ उन्होंने 50 विकेट लिए। वो उन प्लेयर्स में थे जिनका असर सिर्फ स्कोर बोर्ड से समझ नहीं आता है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद फ्लिंटॉफ टीवी की दुनिया में चले गए। लेकिन साल 2022 में टॉप गियर की शूटिंग के दौरान एक गंभीर हादसे ने उनकी जिंदगी बदल डाली। कार हादसे में उन्हें चेहरे और पसलियों पर गंभीर चोटें आई। बाद में उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरना हुआ। फिर क्रिकेट उनकी ज़िंदगी में दोबारा लौटा। फ्लिंटॉफ ने कोचिंग शुरू की और इंग्लैंड लॉयंस के साथ काम किया। यानी जिस खेल ने उन्हें स्टार बनाया था, वही खेल बाद में उनकी ज़िंदगी को दोबारा संभालने में मदद करने लगा। प्रेस्टन का वो लड़का जिसे कभी अपनी फिटनेस के लिए ताने सुनने होते थे, धीरे धीरे इंग्लैंड का सबसे बड़ा
ऑलराउंडर बन चुका था। उसने बल्ले से शतक लगाए, गेंद से बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। एशेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच का कई बार रुख बदला। चोटों के बावजूद उन्होंने वापसी की और अपने आखिरी टेस्ट में उसी टीम के खिलाफ एशेज जीतकर विदा हुआ जिसके खिलाफ उनके करियर के सबसे यादगार मोमेंट बने थे। शायद एंड्रू फ्लिंटॉफ की सबसे बड़ी खूबी यही थी, वो सिर्फ अच्छे प्लेयर बनने से खुश नहीं थे। जब टीम को कुछ अलग चाहिए होता है तब वो खुद को उसी भूमिका में ढाल लेते थे। साल 2005 की एशेज में इसकी सबसे बड़ी तस्वीर हमें एजबेस्टन टेस्ट में दिखाई दी थी, जिसमें उन्होंने कमाल कर दिया था। एंड्रू फ्लिंटॉफ की कहानी आखिरकार सिर्फ एक ऑलराउंडर की कहानी नहीं है, ये उस प्लेयर की कहानी है जिसने खुद को बार बार बदला, कई बार इंजर्ड हुआ और अपने करियर के सबसे बड़े स्टेज पर इंग्लैंड को वो एशेज जीत दिलाई जिसका इंतजार देश काफी लंबे समय से कर रहा था। तो ये थी एंड्रू फ्लिंटॉफ की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और इस वीडियो को शूट किया है अली ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।